टेररिज्म को हम लोग पढ़ना कंटिन्यू रखेंगे, टेररिज्म को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, टेररिज्म को पढ़ना कंटिन्यू रखेंगे। आतंकवाद, आतंकवाद, हम लोगों ने कल इस बात की चर्चा की थी कि टेररिज्म, आतंकवाद को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, किस तरीके से परिभाषित किया गया है, और किस तरीके से आतंकवाद की परिभाषा को लेकर के मतभेद रहे हैं। क्योंकि सामाजिक आर्थिक आधारों पर, सामाजिक राजनीतिक आधारों पर तो आतंकवाद को परिभाषित किया ही जा सकता है, लेकिन आतंकवाद की लड़ाई तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक आतंकवाद की पूरे विश्व में एक सर्वमान्य कानूनी परिभाषा नहीं होगी। तो ये इशू हम लोगों ने कल संबोधित किया था, इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। आप सब लोग अच्छा, हैप्पी टीचर्स डे। बहुत सारे मैसेज आप लोग मुझे हैप्पी टीचर्स डे के लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आप सबको सदैव प्रसन्न रखे, खुश रखे, तरक्की दे, आप लोग अपने जीवन में सफल हों, मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन सफलता का मापदंड केवल नौकरी मत रखना। इस बात, हमारे समाज में जो सफलता का मापदंड है वो नौकरी हो गई है ना, कि आपको नौकरी मिली तो आप सफल हो गए, आपको नौकरी नहीं मिली तो आप सफल नहीं रहे। ये सफलता का मापदंड नहीं है, ये बेहद गलत मापदंड है। सफलता का मापदंड है एक अच्छा जीवन व्यतीत करना, और अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे पहले आपका नैतिक स्तर अच्छा होना चाहिए, आपका चारित्रिक स्तर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका चारित्रिक स्तर अच्छा है तो आप सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आप बहुत उच्च पदों पर बैठ गए, मंत्री हो गए, आईएएस अधिकारी हो गए, आईपीएस अधिकारी हो गए, और आपका चारित्रिक स्तर अच्छा नहीं है, तो फिर आपका जीवन सफल नहीं है। क्योंकि मानो या ना मानो, अल्टीमेटली चाहे अभी से और चाहे रिटायरमेंट के बाद, 60 साल के बाद, आपको आध्यात्मिक झुकाव तो रखना ही है, अध्यात्म की ओर तो मुड़ना ही है। 60 साल के बाद जब व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाता है तो शरीर साथ छोड़ चुका होता है, दिमाग साथ छोड़ चुका होता है। जीवन भर में जो तमाम नाना प्रकार के कैलकुलेशंस करके आगे बढ़ा होता है, एक दूसरे को नीचा दिखा के, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा के जो आगे बढ़ा होता है, वो उसके कर्मों, वे कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते, और फिर आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं रह जाती। अध्यात्म और नैतिकता का चोली दामन का साथ है। आध्यात्मिक उन्नति तभी संभव है जब नैतिक उत्थान हो, और उसके लिए प्रयास आपको अभी से करना होगा। इसलिए नौकरी पाना जीवन की सफलता का मापदंड नहीं है। नौकरी पाना केवल आपकी आजीविका का साधन है, केवल आपके रोजगार का साधन है कि आपके लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो जाए। आपका जीवन सफल तब होगा जब आप, तुलसीदास जी ने लिखा है ना, परमारथ के काज ने साधुन धरा शरीर। जब आप दूसरों के हित के लिए सोचें, दूसरों के हित के लिए कार्य करें, स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचें, समाज हित, राष्ट्र हित के लिए कार्य करें, तब आपका जीवन सफल होगा। इंसानों का आशीर्वाद लें, कुत्तों का नहीं। और ढेर सारी शुभकामनाएं, उनका भी ले, जीवों पर दया करें, मूल कर्तव्य है हमारा। तो मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आप सबको अच्छा जीवन दे, ईश्वर आप सबको सफल जीवन दे, ईश्वर आप सबको सदैव प्रसन्न रखे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, और इसके साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं हम लोग आतंकवाद को आगे पढ़ना, जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी, उसी डिस्कशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वैश्विक आतंकवाद, आज हम लोग आतंकवाद के पहले विभिन्न रूप पढ़ लेते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ आतंकवाद, टेररिज्म, आतंकवाद के विभिन्न रूप। तो हम लोगों ने कल पढ़ा कि आतंक की कोई विचारधारा तो नहीं है, लेकिन आतंक का अर्थ है किसी भी तरीके, आतंक की कोई निश्चित परिभाषा तो नहीं है, लेकिन आतंक का मोटा मोटा अर्थ है हिंसा करना, भय उत्पन्न करना, उत्पीड़न करना। इस तरीके के विचारों को हम लोग आतंक के विचार के रूप में पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सर्वप्रथम आतंक की घटना वैश्विक रूप में उत्पन्न हुई, और फ्रांस की क्रांति, हमने कल इस बात की चर्चा की थी। आतंक शब्द का पहला प्रयोग राजनीतिक अर्थों में फ्रांस की क्रांति के दौरान हुआ, जहां फ्रांस के क्रांतिकारियों ने यह निश्चित किया कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार को आतंक के माध्यम से परेशान करना है, त्रस्त करना है। तो यहां आतंक का जो फॉर्मेट था वो लिटिल बिट पॉजिटिव था। ये पॉजिटिव फॉर्मेट था क्योंकि लक्ष्य बड़े अच्छे थे, समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए और बंधुता के लिए अत्याचारी सरकार के खिलाफ संघर्ष करना था। लेकिन केवल यहीं पर आतंक का ये फॉर्मेट दिखलाई पड़ा। इसके बाद व्यवहार में जब आतंक को आधुनिक संदर्भों में देखा जाने लगा तो वह हमेशा निगेटिव सेंस में ही दिखलाई पड़ा। ऐसा नहीं है कि आतंक और आतंकवादी आज की घटनाएं हैं, पहले भी युग में रहे हैं, उनका स्वरूप अलग रहा है। हम लोग जब त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं राक्षस हुआ करते थे। राक्षस इतने बलशाली होते चले गए कि उन्होंने ऋषियों मुनियों की तपस्या को भंग करना शुरू कर दिया, ऋषियों मुनियों को मारना शुरू कर दिया। कोई विकल्प नहीं बचा। जो धरती पर राजा थे, जिनकी यह जिम्मेदारी थी कि अपनी प्रजा की रक्षा करें, राजाओं के अधिकार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, राजाओं की शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए राक्षस। नतीजा यह हुआ कि राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को अवतरण लेना पड़ा, उन्हें अवतार लेना पड़ा। और आज जिन इलाकों में वाम उग्रवादी फैले हैं, दंडकारण्य के वन में, उन्हीं इलाकों में ढेर सारे राक्षस थे, और उन्हीं राक्षसों का विनाश करते हुए भगवान श्री राम दक्षिण तक और श्रीलंका तक पहुंचे, और उन्होंने जो सबसे बड़ा राक्षस था उस समय का रावण, उस रावण का विनाश करके और पूरे राक्षस कुल का समूल नाश कर दिया। केवल विभीषण बचे, लेकिन विभीषण शरणागत हो चुके थे। उन्होंने राक्षस कुल में जन्मे अवश्य थे, लेकिन उन्होंने भगवत सदगति प्राप्त कर ली थी। तो
जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वो आज की ही युग की देन नहीं है। पहले भी राक्षसी प्रवृत्तियां बड़े पैमाने पर विद्यमान रही हैं और इन राक्षसी प्रवृत्तियों को ही आज का हम आतंक कह सकते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्तियां ही थी। रावण आके माता सीता का हरण कर ले गया तो राक्षस था। जितने भी अन्य राक्षस थे वो तरह तरह के रूप धारण कर लेते थे, रूप बदल लेते थे और रूप बदल करके साधु सन्यासियों को तंग किया करते थे, सामान्य लोगों को तंग किया करते थे। तो आतंक किसी न किसी रूप में मानव सभ्यता के साथ ही अस्तित्व में रहा है। लेकिन हर युग की गाथा हमें यह बताती है कि राक्षसों का केवल एक ही सत्य है और वह है उनका सर्वनाश, उनका विनाश। इसके अलावा और कोई अंतिम सत्य नहीं है। हालांकि भारत में जो राक्षस हैं उनके सत्य बदल चुके हैं। अब भारत में आतंकियों के मुकदमे बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग लड़ते हैं, विदेशों से पैसा मिलता है, करोड़ों रुपए फीस ली जाती है और आतंकियों को सजा पाने से रोका जाता है इस देश में। ऐसे भी राज्यों में मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद यह घोषणा कर दी कि प्रदेश में आतंकियों के ऊपर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, राज्य सरकार सारे मुकदमे विद इमीडिएट इफेक्ट खत्म कर दी है और सारे आतंकियों को जेल से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि न्यायालय के संज्ञान की वजह से ऐसा नहीं हो सका, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी कि सारे आतंकी जेल से बाहर रहेंगे, कोई जेल में नहीं रहेगा और आतंकी के ऊपर किसी के प्रकार का मुकदमा नहीं चलेगा। तो भारत में आतंक के प्रति वो प्रतिबद्धता तो नहीं है जो प्रतिबद्धता पहले हम लोगों ने त्रेता युग सतयुग में देखी है कि आतंक का मतलब है समूल नाश। अमेरिका का राष्ट्रपति जिसे पहले आतंकी घोषित करता है और फिर सीरिया में जाकर के उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि हमारी और तुम्हारी सरकार के बीच अच्छे रिलेशन रहेंगे और हमारी सरकार तुम्हारी मदद करती रहेगी। पहले अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करता है, फिर हाथ मिला लेता है। तालिबान जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठन घोषित किया गया, अब अफगानिस्तान पर उसका कब्जा है और अफगानिस्तान की सरकार वही चलाता है। पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद और आतंकियों को संरक्षण देते हैं, उन्हें सेना की निगरानी में रखते हैं, उन्हें बाकायदा धन उपलब्ध कराया जाता है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आतंकियों की इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में काम करती है। तो वर्तमान समय में हमने जैसे आतंक के विषय में चर्चा की कि पुराने समय में जो आतंक था वो राक्षसी प्रवृत्तियां थी, राक्षसी मनोवृत्तियां थी, जिनके समूल नाश के लिए ईश्वर को अवतार लेना पड़ा, भगवान को अवतार लेना पड़ा। जब इस तरीके की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी तो फिर कलयुग में भी ऐसा ही कुछ होगा आगे चलकर, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आतंक और आतंक के विचार और आतंकवाद को कभी मानवाधिकारों के नाम पर, कभी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कभी वोट पाने के लिए किसी न किसी रूप में संरक्षण देते रहे हैं, प्रश्रय देते रहे हैं। और यह अव्यवस्था केवल भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर आसानी से देखी जा सकती है। आतंकियों की घोषणा स्वांतः सुखाय है, अपने सुख के लिए है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक और आतंकवाद की लड़ाई बेहद कमजोर है, अत्यंत कमजोर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक समय में आतंक की शुरुआत मानी जाती है 1962 से। उसको हम लोग ग्लोबल टेररिज्म कहते हैं, वैश्विक आतंकवाद कहते हैं। तो ग्लोबल टेररिज्म पहले लिखो, 2 लाइनें पहले आतंकवाद के भिन्न रूप में लिखो, फिर ग्लोबल टेररिज्म लिखाता हूं। लिखो, पहले लिखो। आतंक शब्द का आधुनिक शब्दों में, आधुनिक समय में आतंक शब्द का आधुनिक समय में सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया जब उन्होंने स्वतंत्रता, समता और बंधुता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे, जब उन्होंने स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आतंक के माध्यम से सरकार को, तत्कालीन सरकार को परेशान करने का, त्रस्त करने का प्रस्ताव पारित किया। आगे चलकर आतंक भिन्न भिन्न रूपों में विकसित होता रहा। जैसे, तो पहला ग्लोबल टेररिज्म है, वैश्विक आतंकवाद है। तो वैश्विक आतंकवाद का मतलब होता है कि आतंकवाद एक राष्ट्र की सीमा से बाहर दूसरे राष्ट्र तक फैला होता है। यानी एक से अधिक राष्ट्रों में जब आतंकवाद का विस्तार होता है तो वह वैश्विक आतंकवाद माना जाता है। वैश्विक आतंकवाद की पहली घटना रिकॉर्ड हुई 1962 में जब लैटिन अमेरिकी देशों के आतंकी संगठनों ने अमेरिका के एक विमान और सैन्य अधिकारी का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। तो यह ग्लोबल टेररिज्म की पहली घटना थी। इसके बाद जब अरब इजराइल युद्ध हुआ तो अरब इजराइल युद्ध में अरब राष्ट्रों की पराजय हुई। फिर अरब राष्ट्रों ने फिलिस्तीन को हथियार और पैसे देने शुरू कर दिए जिससे कि वो इजराइल में आतंक को प्रोत्साहन देना शुरू करे। नतीजा ये हुआ कि शुरू में फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा एक आतंकी संगठन के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, एक आतंकी संगठन के रूप में पहचाना गया। लेकिन धीरे धीरे फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा ने अपनी कार्यप्रणाली बदली और जब उसने अपनी कार्यप्रणाली बदली तो फिर उससे जो आतंक का तमगा है वो समाप्त हो गया, हट गया, छिन गया। और अब फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा एक सरकार स्थापित करने वाला एक दल माना जाता है, एक पार्टी मानी जाती है। लेकिन उसी धरती पर अब दूसरे आतंकी संगठनों ने जन्म लिया, जैसे हमास एक आतंकी संगठन है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं और आतंकी संगठन है, उनमें एक भेद है। जैसे फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा पहले आतंकी संगठन के रूप में प्रवोक हुआ, विकसित हुआ आगे,
क्यों? क्योंकि वो अरब देशों से पैसे लेता था, हथियार लेता था और उसका एकमात्र पर्पस था इसराइल पर हमला करना, यहूदियों पर हमला करना। तो जब केवल हिंसा करना, हमला करना एकमात्र पर्पस हो, लोगों का विनाश करना, सर्वनाश करना एकमात्र पर्पस हो, तो फिर वो आतंक कहलाता है और ऐसे संगठन को आतंकी संगठन कहेंगे। लेकिन आगे चल करके फिलिस्तीन ने अपने क्षेत्र में, फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा ने यह तय किया कि भाई हम यहां पर अपनी सरकार बनाएंगे और हम हमला करने की जो रणनीति है वो हम नहीं करेंगे। अब हिंसा करके हम दूसरे को तंग नहीं करेंगे। अब हमारी कोशिश है कि हम एक अच्छी सरकार बनाएं और अपने लोगों के लिए काम करें। तो जब इस नजरिए से फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा कार्य करने लगा तो जाहिर सी बात है कि अब वो फिर आतंकी संगठन नहीं रह गया। लेकिन अब उसके विकल्प के रूप में हमास ने जन्म ले लिया। हमास का केवल और केवल एक कार्य है, हथियार इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करना और इसराइल पर हमला करना, हिंसा करना। इसलिए हमास एक आतंकी संगठन है। हिजबुल्लाह, हुती, ये सब आतंकी संगठन है। अलकायदा, तालिबान, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, आईएसआईएस इत्यादि, ये सब आतंकी संगठन है। तो जब एक विशेष विचार या किसी भी आधार पर केवल हिंसा और आतंक का सहारा लिया जाए, नरसंहार का सहारा लिया जाए, तो वो आतंक की कार्यवाही है। फिर उसे हम आतंक के अतिरिक्त अन्य संगठन का दर्जा नहीं दे सकते। तो ग्लोबल टेररिज्म का मतलब है कि जब आतंकवाद एक से अधिक देशों में विस्तृत हो तो वो वैश्विक टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म माना जाता है। आज पूरा विश्व वैश्विक आतंकवाद का शिकार है। कैसे है उसकी चर्चा आगे करेंगे। 2 लाइन लिखो। जब आतंकवाद, लिखो, जब आतंकवाद एक से अधिक देशों में विस्तृत हो, जब आतंकवाद एक से अधिक देशों में विस्तृत हो, जैसे आईएस, इस्लामिक स्टेट्स, पहले वो आईएसआईएस था, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ सीरिया एंड इराक था, इराक एंड सीरिया था, लेकिन अब उसने 2 आईएस हटा दिए, केवल आईएस हो गया, इस्लामिक स्टेट, यानी पूरे विश्व को वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। जैसे आईएस, अलकायदा, लश्कर तैयबा इत्यादि, ये सब वैश्विक आतंकी संगठन है। इत्यादि वैश्विक आतंकी संगठन है। इत्यादि वैश्विक आतंकी संगठन, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये भी ये वैश्विक आतंकी संगठन। वैश्विक आतंकवाद की पहली घटना, वैश्विक आतंकवाद की पहली घटना 1962 में उत्पन्न हुई। 1962 में उत्पन्न हुई जब लैटिन अमेरिकी आतंकी संगठनों ने, जब लैटिन अमेरिकी आतंकी संगठनों ने एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी और विमान का अपहरण कर लिया। एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी और विमान का अपहरण कर लिया। फिर आगे इसी तरीके से बहुत सारे। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मतलब होता है जब एक राज्य, एक देश दूसरे देश में, जब एक देश दूसरे देश में आतंक को बढ़ावा दे, फैलाए। जैसे पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद। तो भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। पाकिस्तान नहीं होता तो भारत में आतंकवाद नहीं होता। भारत में आतंकवाद इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान है, और भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहते हैं, राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहते हैं। आत्मघाती आतंकवाद, सुसाइडल टेररिज्म। आत्मघाती आतंकवाद, आत्मघाती आतंकवाद तब कहते हैं जब आतंकवादी आतंकी हमलों में स्वयं को नष्ट करके आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है, तो उसे आत्मघाती आतंकवाद कहते हैं। जैसे अक्सर आप लोग सुनते हैं कि भाई आतंकी आए और ट्रक लेकर के या कार लेकर के या जीप लेकर के टकरा गए कहीं पर, उन्होंने खुद को भी नष्ट कर लिया और बड़े पैमाने पर बम विस्फोट हुआ और लोग भी मारे गए। पूरे विश्व में जो पहला सुसाइडल टेररिज्म का प्रयोग है वो भारत में हुआ, लिट्टे ने किया। लिट्टे एक आतंकी संगठन था, अब तो खत्म हो गया, श्रीलंका ने लिट्टे का सफाया कर दिया पूरी तरीके से। लिट्टे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े सारे प्रस्ताव आए कि मानवाधिकारों का हनन हुआ और तमाम सारी बातें, लेकिन श्रीलंका ने कुछ नहीं सोचा। उसने कहा मारकाट मचानी और इनको मार देना, या तो फिर ये सरेंडर कर दें और नहीं तो मारे जाएंगे। और सारे जो लिट्टे के आतंकी थे सबका समूल विनाश कर दिया। आतंकियों का यही अंत है और होना यही चाहिए, और इस तरीके से लिट्टे आतंकियों का खात्मा कर दिया गया। लिट्टे ने पहली बार सुसाइडल टेररिज्म का प्रयोग किया भारत में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संदर्भ में। जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं उनकी हत्या भी इसी सुसाइडल टेररिज्म के का ही परिणाम थी। जो महिला आई उसने राजीव गांधी से मिलने के बहाने वो आगे पहुंची और अपने पूरे शरीर में उसने बम लगा रखा था, और आते ही उसने अपने आप को बम से उड़ा लिया। अपने आप को बम से उड़ा दिया तो आसपास जितने भी लोग थे सबके चीथड़े उड़ गए, किसी की बॉडी नहीं मिली। किसी को जूतों से पहचाना गया, किसी को कंगन से पहचाना गया, किसी को इस तरीके से पहचाना गया। किसी की आसपास जितने भी लोगों की डेथ हुई, किसी के शरीर के टुकड़े बरामद नहीं हुए। इतना भीषण विस्फोट था, इतना भयानक विस्फोट था। हालांकि जो आतंकवादी बंद थे राजीव गांधी की हत्या में, अब न्यायालय की कृपा से उन सबको छोड़ दिया गया है और वो सब आजीवन कारावास की सजा पा रहे थे। कुछ लोगों को मृत्युदंड दिया गया था, उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया, फिर न्यायालय की कृपा से सबको जेल से बाहर कर दिया गया, सब जेल से बाहर है। तो सुसाइडल टेररिज्म हमारे देश का वो पहला आतंकी, सुसाइडल टेररिज्म का पूरे विश्व का वो पहला एग्जाम्पल था। तो लिखो, अब तो बहुत सारे होते रहते हैं। पाकिस्तान में अक्सर सुसाइडल टेररिज्म की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। लिखो,
जब आतंकी स्वयं को नष्ट कर जब आतंकी स्वयं को नष्ट कर आतंकी हमले को जन्म देता है। जब आतंकी स्वयं को नष्ट कर आतंकी हमले को जन्म देता है, तो ये सुसाइडल टेररिज्म है। जैसे लिट्टे द्वारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आज के समय में तो पुराना हो गया। और मजे की बात यह है कि लिट्टे को, जो ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, लिट्टे का जो नेता था प्रभाकरन, वो इस हत्या से कुछ दिन पहले राजीव गांधी ने उसे निमंत्रण देकर अपने आवास पर बुलाया था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रभाकरन को बुलाया था अपने प्रधानमंत्री आवास पर, और प्रधानमंत्री आवास पर बाकायदा भोजन किया दोनों लोगों ने साथ। और तब बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बहुत रेयर हुआ करती थी। राजीव गांधी चूंकि प्रधानमंत्री थे, इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट थी, उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट मंगाई और उन्होंने प्रभाकरन को पहनाया अपने हाथ से। और प्रभाकरन को पहनाने के बाद उन्होंने कहा कि अपना ख्याल रखना, और उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट प्रभाकरन को दे दी, जो लिट्टे का आज सबसे बड़ा आतंकी था, मुखिया था उसका। और अंत में वही प्रभाकरन 5 साल के बाद, 4 साल के बाद उसने राजीव गांधी की हत्या करवा दी। तो ये आतंकी किसी के सगे नहीं होते, लेकिन इस देश के राजनेता, इस देश की सरकारें इस बात को नहीं समझती। उन्हें लगता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो हमने बताया आपको, जैसे उत्तर प्रदेश में जब एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया, तो मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करते ही उसने सारे आतंकियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने की घोषणा कर दी। बोले जेल में जितने भी 300 से ज्यादा आतंकी बंद हैं पूरे प्रदेश में, सबको बाहर करो और किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, आज से सब फ्री। ये तो न्यायालय ने संज्ञान ले लिया। न्यायालय ने कहा कि मैटर सब जुडाइस है। न्यायालय में हु आर यू टू इंटरफेयर इन जुडिशियल मैटर्स। न्यायालय ने फटकार लगाई मुख्यमंत्री को, बोले तुम कौन होते हो इसमें हस्तक्षेप करने वाले। नतीजा ये हुआ कि फिर न्यायालय की पहल से जो आतंकियों के विरुद्ध मुकदमा था, आतंकियों के विरुद्ध मुकदमा फिर वो चलता रहा। तो आत्मघाती आतंकवाद। अगला पॉइंट, अगला लिखेंगे नार्को टेररिज्म। देखो, इन पर सीधे सीधे प्रश्न तो नहीं आते हैं कि आपसे पूछे कि आत्मघाती आतंकवाद किसे कहते हैं, नार्को टेररिज्म किसे कहते हैं। ऐसी परिभाषा तो रेयरेस्ट ही संभव है पूछी जानी, अन्यथा नहीं। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें इन शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, तभी हम आंसर राइटिंग कर पाएंगे। इस पर्पस से लिख रहे हैं। तो नार्को टेररिज्म, नार्कोटिक्स से बना है। नार्कोटिक्स मतलब ड्रग। तो जो ड्रग का अवैध कारोबार है, उस ड्रग के अवैध कारोबार के आधार पर जब आतंक को प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि जो ड्रग, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, लिखेंगे इसी आतंकवाद में कि ड्रग के उत्पाद आतंकियों की फंडिंग करते हैं। ड्रग की तस्करी करके आतंकियों की फंडिंग की जाती है। इसलिए ड्रग बेचना, ड्रग का कारोबार करना सब अवैध काम है, इलीगल काम है, क्योंकि ड्रग बैन होती हैं। तो इन सब का अवैध कारोबार करके जो पैसा कमाया जाता है, उसी पैसे से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो जब ड्रग और ड्रग के उत्पादों का प्रयोग कर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, ड्रग के उत्पादों के माध्यम से आतंकवाद की फंडिंग की जाए, तो इसे नार्को टेररिज्म कहते हैं, इसे नार्को आतंकवाद कहते हैं। आज पूरे विश्व में नार्को टेररिज्म के लक्षण मौजूद हैं, भारत में भी यदा कदा दिखलाई पड़ते हैं। इसलिए भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ड्रग्स के खिलाफ एक कठोर अभियान छेड़ दिया है, और आए दिन देखो ड्रग्स के बड़े बड़े असाइनमेंट अब पकड़े जा रहे हैं। तो लिखो नार्को टेररिज्म में जब ड्रग का उपयोग कर, ड्रग का उपयोग कर और उसके आधार पर कमाए गए धन का उपयोग कर, और उसके आधार पर कमाए गए धन, प्राप्त किए गए धन का उपयोग कर आतंकवाद का पोषण किया जाए, आतंकवाद का पोषण किया जाए। उड़ता पंजाब, उड़ता मणिपुर बना तो केवल अभी तक उड़ता पंजाब ही एक फिल्म बनी है, बाकी नहीं बनी है। लेकिन कई एरिया हमारे यहाँ ऐसे हैं जो उड़ते हुए हैं, यानी ड्रग की चपेट में है बुरी तरीके से। नार्को टेररिज्म, साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म। हम लोग एक साइबर स्पेस में रहते हैं। कैसे साइबर स्पेस की सुरक्षा की जाएगी, हम लोग इस विषय में आगे चर्चा करेंगे, सिक्योरिटी में हमारा टॉपिक है। लेकिन जब इस साइबर स्पेस पर आतंकी हमला हो, तो इसे साइबर टेररिज्म कहते हैं। साइबर स्पेस का मतलब है कि जैसे यूपीआई हम लोग यूज करते हैं, बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तमाम मंत्रालय, विभाग सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो जब इनके ऑनलाइन स्पेस पर हमला हो आतंकियों के द्वारा, आतंकी उसे कैप्चर करें, तो उसे साइबर आतंकवाद कहते हैं। अथवा जब साइबर स्पेस का उपयोग करके आतंकी हमले किए जाएं, साइबर स्पेस का उपयोग करके आतंकी हमले किए जाएं, तो यह भी साइबर आतंकवाद कहलाता है। जैसे जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ, तो वह साइबर आतंकवाद का भी एक प्रकार था, क्योंकि जो आतंकी थे पाकिस्तान में बैठ करके उन्होंने सैटेलाइट फोन यूज किया। सैटेलाइट फोन के लिए किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं होती कि आप कहां जाएंगे तो नेटवर्क मिलेगा नहीं मिलेगा। आप कहीं पाताल में भी चले जाओ तो सैटेलाइट फोन वर्क करेगा, समुद्र के अंदर भी वर्क करेगा। वहां मोबाइल टावर और नेटवर्क की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सैटेलाइट से गवर्न है। तो मुंबई आतंकी हमले में सैटेलाइट फोन का प्रयोग किया गया, और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी कसाब और उसके साथियों को लगातार निर्देश दे रहे थे, जिसके माध्यम से आतंक के हमले की गंभीरता को बढ़ाया गया। तो साइबर आतंकवाद अब गंभीर रूप धारण करता जा रहा है, क्योंकि हम सब साइबर स्पेस में बैठे हैं। इसलिए तो लिखो साइबर आतंकवाद, लिखो जब साइबर स्पेस पर आतंकी हमला किया जाए, जब साइबर स्पेस पर आतंकी हमला किया जाए, अथवा अथवा साइबर स्पेस का प्रयोग कर, अथवा साइबर स्पेस का प्रयोग कर आतंकी घटनाओं को जन्म दिया जाए,
अथवा साइबर स्पेस का उपयोग कर आतंकी घटनाओं को जन्म दिया जाए, तो यह साइबर टेररिज्म कहलाता है, साइबर आतंकवाद कहलाता है। रिमोट कंट्रोल टेररिज्म। रिमोट कंट्रोल टेररिज्म का मतलब क्या होता है? रिमोट कंट्रोल टेररिज्म का मतलब होता है कि जब आतंकी दूर बैठा हो, रिमोट से ना, रिमोट से आप टीवी फैन चलाते हैं, दूर बैठे होते हैं, टीवी को जाके ऑन नहीं करना होता, तो रिमोट से आप टीवी ऑन करते हैं, मैनेज करते हैं। तो रिमोट कंट्रोल टेररिज्म भी उसी तरीके का एक प्रकार है कि जब आतंकी दूर बैठा हो और दूर से बैठ करके आतंकी हमलों की प्लानिंग करता हो, आतंकी हमलों को अंजाम देता हो, उसकी मॉनिटरिंग करता हो, तो ये रिमोट कंट्रोल टेररिज्म है। जैसे भारत में, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी वहीं से बैठ करके पूरे आतंकी हमलों का प्लान तैयार करते हैं और आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये रिमोट कंट्रोल टेररिज्म कहलाता है। लिखो, रिमोट कंट्रोल टेररिज्म। जब सुदूर क्षेत्रों में, दूर स्थित सुदूर क्षेत्रों में बैठकर, सुदूर क्षेत्रों में बैठकर आतंक के लिए योजनाएं निर्मित की जाए, आतंक के लिए योजनाएं निर्मित की जाए और दूर से ही निगरानी करते हुए, दूर से ही निगरानी करते हुए आतंकी घटनाओं को जन्म दिया जाए, आतंकी घटनाओं को जन्म दिया जाए। जैसे मुंबई आतंकी हमला रिमोट कंट्रोल टेररिज्म है, पाकिस्तान से जितने भी हो रहे हैं रिमोट कंट्रोल टेररिज्म है। लोन वुल्फ टेररिज्म। लोन वुल्फ टेररिज्म, जब आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाने लगा विदेशों में, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में, तो छोटे देश हैं, फ्रांस ब्रिटेन तो बहुत ही छोटे देश हैं, सबसे विकसित देशों में शामिल हैं, इसलिए उन्होंने आधुनिक उपकरणों, आधुनिक तकनीकों और अपने सुरक्षा बलों का, जो आधुनिक सुरक्षा बल है उनके, उनका उपयोग करके आतंक पर लगाम लगा दी। अब आतंकियों को प्लानिंग के स्टेज पर ही धरपकड़ करने लगे, इंटेलिजेंस नेटवर्क उन्होंने इतना तगड़ा बना लिया कि अब आतंकी इकट्ठे होते थे प्लानिंग करने के लिए, वहीं से धरपकड़ शुरू हो जाती थी। तो आतंकियों को लगा कि हमले कैसे करें, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस बहुत मजबूत हो गई, आधुनिक उपकरण है इनके पास इंटेलिजेंस के और हर चीज के, तो हम आतंकी हमलों को जन्म कैसे देंगे। नतीजा ये हुआ कि अब नए तरीके का टेररिज्म जन्म लिया, जिसे लोन वुल्फ टेररिज्म कहते हैं। अब यहां पर आतंकवाद के लिए लोग इकट्ठे नहीं होंगे, यानी आतंकी इकट्ठे नहीं होंगे, अब आतंकी हमलों की प्लानिंग नहीं होगी, अब आतंकी हमलों के लिए लोग इकट्ठे नहीं होंगे, अब एक व्यक्ति अंजाम देगा, एक व्यक्ति अंजाम देगा। पहले क्या होता था, कई लोग मिल करके अंजाम देते थे आतंकी हमलों को, तो उसमें हथियारों का सहयोग, पैसे का सहयोग, आने जाने का सहयोग, बहुत सारी चीजें शामिल होती थी। तो आतंकी हमले के बाद या आतंकी हमले की प्लानिंग के बाद ऐसे पूरे नेटवर्क को पहचानना और नेटवर्क को नष्ट करना आसान होता था। अब लोन वुल्फ टेररिज्म में अकेला आदमी ही सब कुछ करता है, वही अपने दिमाग में प्लानिंग कर लेता है, तो अब उसको कैसे पकड़ोगे? वही आतंकी हमलों की जगह चूज कर लेता है, अब कैसे पकड़ेंगे? और वही अकेले जाकर आतंकी हमलों को अंजाम भी दे देता है। और जरूरी नहीं कि आतंकी हमले करने के लिए हथियार और गोला बारूद इकट्ठे किए जाएं। रूप बदल गया, लोन वुल्फ टेररिज्म का रूप इसलिए बदल गया क्योंकि आतंक का पर्पस लोगों को मारना है, आतंक पैदा करना है, हिंसा और भय का वातावरण पैदा करना है, तो ये काम अकेले भी किया जा सकता है। जैसे किसी ट्रक को कब्जे में ले लिया और ट्रक को कब्जे में लेकर के भीड़ भरे मार्केट में पूरी स्पीड से ट्रक को दौड़ा दिया, पूरी स्पीड से ट्रक को दौड़ा दिया, 15-20 लोग मारे गए, हो गया। बाकी लोग घायल हो गए, 100-150 घायल हो गए, 15-20 लोग मारे गए, हो गया, काम हो गया उनका। बाद में उसने खुद को गोली मार ली। किसी की कार कब्जे में ले लिया, चोरी कर लिया, और कार कब्जे में लेकर के और फुटपाथ पर जो लोग चल रहे हैं, सो रहे हैं, सुबह फुटपाथ पर तेजी से 100-150 की स्पीड में फुटपाथ पर कार दौड़ा दी, 100-150 की स्पीड में फुटपाथ पर कार दौड़ा दी, तो मॉर्निंग वॉक लोग करने निकलते हैं, पता चला कि 20-25-50 लोग मार दिए गए, बाकी लोग घायल हो गए, हो गया, आतंक का काम हो गया। यही उनका पर्पस है, आतंक पैदा करना, भय क्रिएट करना। बम विस्फोट करते तब भी इतने लोग मारे जाते, तो बिना बम का उपयोग किए हुए, बिना बंदूक का उपयोग किए हुए, बिना AK-47 AK-56 का प्रयोग किए हुए, क्योंकि ये सब खरीदने जाएंगे, ये सब मैनेज करेंगे, तो कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस इनपुट किसी को मिल सकता है, और इंटेलिजेंस इनपुट मिल जाएगा तो पकड़े जाएंगे, अकेले भी पकड़े जा सकते हैं, पकड़े जाने का भय रहेगा, इसमें तो कोई भय ही नहीं। इस तरीके की जो आतंकी हमले विदेशों में, विशेषकर फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में जो जन्म लेने लगे, इनको लोन वुल्फ टेररिज्म कहा जाता है। अकेला भेड़िया, लोन मतलब अकेला, वुल्फ मतलब भेड़िया, अकेला भेड़िया आतंकवाद, आतंकवाद का नया फॉर्मेट, नया रूप। लिखो, यह आतंकवाद का सर्वाधिक नया रूप है, यह आतंकवाद का सर्वाधिक नया रूप है। इसके अनुसार या इसके अंतर्गत अकेला व्यक्ति, इसके अंतर्गत अकेला व्यक्ति आतंकी घटनाओं को जन्म देता है, आतंकी घटनाओं को जन्म देता है। जैसे भीड़ के बीच तेज स्पीड में कार या ट्रक चला देना आदि, इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। ये लोन वुल्फ टेररिज्म है। पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं इसमें, क्योंकि खुद को अंत में वो भी नष्ट कर लेगा, और कोई लिंक नहीं, कोई संगठन आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। जैव आतंकवाद, बायो टेररिज्म। बायो टेररिज्म का मतलब होता है जब
आतंक फैलाने के लिए हम बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस का यूज करें, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इन सब का उपयोग करके जब आतंक फैलाया जाए तो उसे बायो टेररिज्म कहते हैं, जैव आतंकवाद कहते हैं। तो इसीलिए जहां लेबोरेटरी वगैरह में वायरस वगैरह रखे जाते हैं उनकी बड़ी सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि आतंकवादी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर बड़े पैमाने पर आतंकी घटना, पर्पस मारना है तो वायरस फैल गया, लोग मर रहे, कोरोना वायरस फैला, लोग मरे, हालांकि इसको बायो टेररिज्म की संज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि कैसे फैला, क्यों फैला, क्या कुछ पता ही नहीं चला आज तक, सब लिपापोती हो गई सारी चीज़ों में। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारी रिपोर्ट में लिपापोती कर दी, तो असलियत पता ही नहीं चली कि कोरोना वायरस आया कैसे। देखो बस इतना पता कि चीन से आ गया, पहला केस वहीं आया तो इसलिए चीन से आ गया, वहां कैसे आया किसी को नहीं पता, सब अलग अलग कहानियां हैं, क्योंकि चीन में मीडिया है नहीं, केवल एक मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, वो सरकारी मीडिया है, जो सरकार कहती है उसके अलावा वो कुछ छाप नहीं सकता। प्राइवेट मीडिया चैनल, प्राइवेट समाचार पत्र वहां होते नहीं, हो नहीं सकते, सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, वरना खड़े करके तुरंत गोली मार देंगे। तो इसलिए असलियत क्या थी वो पता नहीं चला, वो बायो टेररिज्म था, गलती से लीक था, क्या था कुछ पता ही नहीं चला। तो फिलहाल इसलिए उसको हम लोग बायो टेररिज्म का एग्जाम्पल नहीं देते, लेकिन पूरे विश्व में करोड़ों लोगों की मौतें हुई कोरोना से, हम सब जानते हैं, कोविड से। तो लिखो, जब आतंक के लिए जैविक पदार्थों, जब आतंक के लिए जैविक पदार्थों जैसे वायरस, बैक्टीरिया आदि का प्रयोग किया जाए, पर्यावरणीय आतंकवाद, एनवायरमेंटल टेररिज्म। पर्यावरणीय आतंकवाद का मतलब है जब आतंकी हमलों के माध्यम से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई जाए। तो जब आतंकी हमलों के माध्यम से पर्यावरण को डैमेज किया जाए, अभी तो इंसानों के डैमेज करने की हम लोगों ने बात पढ़ी, अब एनवायरमेंट के डैमेज करने की बात पढ़ रहे हैं कि जब आतंकी हमलों के माध्यम से एनवायरमेंट को डैमेज किया जाए तो इसे एनवायरमेंटल टेररिज्म कहते हैं। जैसे तेल के कुएं में आग लगा दो तो ये एनवायरमेंटल टेररिज्म हो गया, पर्यावरणीय आतंकवाद हो गया। तो इसे जंगल में आग लगा दी जाए, जल्दी नियंत्रित नहीं होती जंगल की आग, तो ये सब एनवायरमेंटल टेररिज्म के पार्ट होते हैं। लिखो, जब आतंकी हमलों के माध्यम से, जब आतंकी हमलों के माध्यम से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई जाए, पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई जाए, जैसे तेल के कुओं में आग लगाना आदि, तो ये सब आतंक के कुछ फॉर्मेट हैं जो विगत वर्षों में सामने आए हैं। बाकी नेशनल टेररिज्म है, एक देश के भीतर फैला हुआ आतंकवाद, उसको राष्ट्रीय आतंकवाद कहते हैं। रेशियल टेररिज्म है, एक रेस के आधार पर, जैसे लिट्टे केवल तमिलों के लिए बनाया गया आतंकी संगठन था, तमिलों का आतंकी संगठन था, तो एक रेस विशेष को ध्यान में रख करके, तो वो रेशियल टेररिज्म कहलाता है, निजातीय कहलाता है। धार्मिक आतंकवाद है ना, रिलीजियस टेररिज्म है। जब किसी धर्म की विचारधारा के आधार पर आतंकवाद फैलाया जाए, धर्म की विचारधारा के आधार पर, किसी धर्म की रूढ़िवादी, किसी धर्म की रूढ़िवादी कट्टरपंथी विचारधारा के आधार पर आतंकवाद फैलाया जाए तो धार्मिक आतंकवाद है। तो इसी तरीके से फिर आतंकवाद के अलग अलग फॉर्मेट बनते जाते हैं ना, रेशियल टेररिज्म, नृजातीय आतंकवाद, एक जाति विशेष के लिए आतंकी हमला, जैसे लिट्टे हमने बताया। धार्मिक आतंकवाद जैसे ISIS, अल-कायदा, तालिबान, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, बोको हराम, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये सब रिलीजियस टेररिज्म के एग्जाम्पल हैं, धार्मिक आतंकवाद के एग्जाम्पल हैं। तो ये आतंकवाद के डिफरेंट फॉर्मेट हो गए कि कैसे आतंकवाद भिन्न भिन्न रूपों में पूरे विश्व में फैला है। तो आतंकवाद के विभिन्न रूप, अब आतंकवाद के इन विभिन्न रूपों के बाद हम लोग वैश्विक आतंकवाद की चर्चा कर लेंगे। प्रवृत्तियां, टेररिज्म, प्रवृत्तियां एवं चिंताएं, ट्रेंड्स। तो वैश्विक आतंकवाद, आप भी सोच रहे होंगे कि आप लोग हमें हैप्पी टीचर्स डे की विश कर रहे हैं और मैं आपको आतंकवाद पढ़ा रहा हूँ अच्छी बात पढ़ने के बजाय, लेकिन आज का टॉपिक ही ऐसा है, इंसिडेंस है कि आपको आतंकवाद के विषय में पढ़ना पड़ रहा है। तो वैश्विक आतंकवाद, ग्लोबल टेररिज्म, क्या ट्रेंड रहा है ग्लोबल टेररिज्म का और क्या चिंताएं रही हैं, क्या ग्लोबल कंसर्न रहे हैं वैश्विक आतंकवाद को लेकर के, हम लोग इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि आज का आतंकवाद वैश्विक रूप धारण कर चुका है और आतंकवाद के इस वैश्विक रूप में जब तक पूरा विश्व एक साथ होकर, एकजुट होकर आतंक के विरुद्ध प्रतिबद्धता प्रकट नहीं करेगा तब तक आतंकवाद का समापन नहीं किया जा सकता, आतंकवाद का खात्मा नहीं हो सकता। क्या प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या आतंकवाद की इस लड़ाई में पूरा विश्व एकजुट है? तो उत्तर है हाँ और नहीं, यानी इसका आंसर डिप्लोमेटिक है। सैद्धांतिक तौर पर सभी देशों में आतंकवाद के विरुद्ध आपसी सहमति है। जब भी दो देश औपचारिक समझौते पर बात करते हैं, समझौता पत्र, सहमति पत्र कुछ भी घोषित करते हैं, तो उन सभी के संबंध में, उन सभी घोषणा पत्रों में आतंक के विरुद्ध परस्पर सहयोग देने की प्रतिबद्धता प्रकट की गई होती है, लेकिन व्यवहार में ऐसी प्रतिबद्धता दिखलाई नहीं पड़ती। इसलिए कथनी और करनी में भेद है। जैसे चीन, जब भी चीन के हमारे साथ कोई भी समझौते होते हैं, द्विपक्षीय बातचीत, द्विपक्षीय समझौते होते रहते हैं, जब भी चीन के साथ हमारी कोई भी बातचीत, कोई भी समझौता होता है, तो चीन हमेशा
आतंकवाद के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करता है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर वो आतंकवाद के प्रति भारत का सपोर्ट कभी नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान के आतंकियों और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का सपोर्ट करता है। जब हम आतंकी संगठनों को और आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए पहल करते थे, तो चीन वीटो कर लेता था और पाकिस्तान के आतंकियों को सभ्य नागरिक बताता था। अमेरिका जैसा देश जो स्वयं आतंकवाद का शिकार रह चुका है, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाता रहा है। एक और वह आतंकवाद का शिकार हो चुका है, रह चुका है, और पूरे विश्व में आतंकवाद के खात्मे के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करता है। वहीं दूसरी ओर भारत के खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू को वह अपना सभ्य नागरिक बताता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी सिक्योरिटी का प्रबंध करता है, उसके लिए पुलिस तैनात करता है, एक आतंकी के लिए जो भारत के लिए आतंकी है। तो पूरे विश्व में आतंक के प्रति प्रतिबद्धता कठोर प्रतिबद्धता नहीं है। जो प्रतिबद्धता है वो केवल औपचारिक है, सैद्धांतिक है। व्यावहारिक धरातल पर जो प्रतिबद्धता प्रकट की गई उसके आधार पर सहयोग का अभाव है। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवाद की रोकथाम के लिए कार्यनीति घोषित की है, एक्शन प्लान तैयार किया है। कैसे ड्रग के उत्पादों को, क्योंकि ड्रग तो उत्पादित होना जरूरी है, अफीम की खेती होनी जरूरी है, क्योंकि इनसे दवाइयां बनती हैं, मेडिसिनल पर्पज से इनका यूज किया जाता है, तो ऐसे उद्देश्य के लिए ड्रग का उत्पादन जरूरी है। लेकिन ड्रग के उत्पादों की तस्करी होती है, उनका अवैध कारोबार किया जाता है और उससे नार्को टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है। ऐसा न किया जा सके, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वियना कन्वेंशन घोषित किया है। तो इस तरीके के कदम संयुक्त राष्ट्र ने समय समय पर उठाए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वह आतंक को अभी तक परिभाषित नहीं कर सका है। और जब तक पूरे विश्व में आतंक की एक निश्चित परिभाषा नहीं होगी, तब तक आतंक की रोकथाम के लिए एक दूसरे देशों का प्रभावी सहयोग नहीं स्थापित किया जा सकता। तो प्रभावी सहयोग तभी स्थापित होगा, बेहतर सहयोग तभी स्थापित होगा जब आतंकवाद की एक निश्चित परिभाषा हो, और आज आतंकवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। एक देश दूसरे देश के आतंकियों को क्रांतिकारी बोलकर संबोधित करता है। जब जम्मू कश्मीर के आतंकी मारे जाते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता, हमारी सेना को भी अच्छा नहीं लगता। हमारी सेना भरसक कोशिश करती है कि उनको आत्मसमर्पण करा दिया जाए, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। अपने ही देश के लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, पाकिस्तान ने उन्हें भटका रखा है, हमारे देश के कुछ नेताओं ने, अलगाववादी नेताओं ने उन्हें भटका रखा है, तो उन्हें मुख्य धारा में वापस लाया जाए। लेकिन जब वे कामयाब नहीं हो पाते तो फिर मारना, एनकाउंटर में मारना ही एकमात्र विकल्प बचता है हमारे लिए। भारतीय सेना ने बहुत सारे जम्मू कश्मीर के निवासियों को आतंकवाद से देश की मुख्य धारा में वापस लेकर आए हैं। उनमें से आज कोई नेशनल लेवल का फुटबॉल प्लेयर है, और इसी तरीके से सब अच्छी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, जो पहले आतंकी हो चुके थे, जिन्होंने आतंक का दामन थाम लिया था। लेकिन जब लगता है कि भाई कामयाबी नहीं मिलेगी और मुठभेड़ जारी है, हमारी सेना ने मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को वापस लाने में भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर में मातृसत्तात्मक प्रभाव ज्यादा है परिवारों पर, यानी बच्चे पिता की तुलना में माँ से ज्यादा प्रभावित होते हैं, माँ से ज्यादा अटैच होते हैं। वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कश्मीर की घाटी में। इसलिए जब भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई और सेना को पता चला कि ये लोकल आतंकी है, तो सेना ने तुरंत उसकी माँ को फोन मिलाया। मुठभेड़ चल रही है, गोली एक्सचेंज हो रही है, फायर एक्सचेंज हो रहा है, सेना के अधिकारियों ने तुरंत फोन मिलाया और मेगा फोन पर उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा बेटा मेरे निशाने पर है, फायर एक्सचेंज हो रहे हैं, वो भी गोली चला रहा है, हम भी गोली चला रहे हैं, हम नहीं चाहते कि मारा जाए, ये तुम्हारा फोन हमने मेगा फोन से जोड़ दिया है, तुम अपने बेटे से कहो कि वो गोली चलाना बंद कर दे और आत्मसमर्पण कर दे। किस देश की सेना करेगी? अमेरिका जो अपने आप को मानवाधिकारों का पुरोधा बनता है, सपने में भी सोच नहीं सकता, सपने में भी नहीं करेगा। ये केवल भारत है और भारत की सेना है जो ऐसा करती है। लेकिन हमारे सेना के इस मानवीय चेहरे को दिखाया ही नहीं जाता, बल्कि सेना की भूमिका पर सवाल उठाए जाते हैं, सेना की आलोचना की जाती है। यह दुर्भाग्य का विषय है। और हमारी सेना ने इस तरीके से, यानी फायर एक्सचेंज हो रहा है, वहां से आतंकी गोली चला रहा है, हम भी बीच बीच में फायर कर रहे हैं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए, मारने के लिए नहीं। और दूसरी ओर मेगा फोन पर उस लड़के की मां से बात करा रहे हैं कि सुनो, ये देखो तुम्हारी मां बोल रही है, तुम गोली चलाना बंद कर दो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, हम चाहते हैं तुम वापस आ जाओ और हमारे राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, तुम्हारे पुनर्वास के लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, क्यों तुमने हथियार उठा लिए हैं? जहां आमने सामने फायर एक्सचेंज हो रहा हो, जहां आमने सामने गोलियां चल रही हो, वहां पर इस तरीके की बात की कल्पना की जा सकती है क्या? नहीं। लेकिन इस अकल्पनीय कार्यों को हमारी सेना ने करके दिखाया है और बहुत सारे लोगों को वापस लाया है, बहुत सारे लड़कों को वापस लाया है इस तरीके से। क्योंकि माएं रोने लगती हैं फोन पर, तेरे बच्चे क्या कर रहे हो, तुम मार दिए जाओगे, हमारा जीवन कैसे कटेगा, तुम ही हमारे सहारे हो, छोड़ दो हथियार, आ जाओ, ये लोग नहीं मारेंगे तुम्हें, कह रहे हैं नहीं मारेंगे तुम्हें, आ जाओ। तो हथियार छोड़ देते हैं, सेना उन्हें वापस लेकर आती है। कितना मानवीय चेहरा दिखाया है हमारी सेना ने। ये सब इन सब कार्यों की तारीफ ही नहीं होती, सब बताया ही नहीं जाता हमारे देश में लोगों को कि हमारी सेना कितनी उत्कृष्ट सेना है, विश्व की मानवता के आधार पर काम करने वाली सेना है। न राजनेता बताता है, न मीडिया बताता है सेना की इन सारी गतिविधियों के बारे में। तो एनीवे, मैं ये बता रहा था कि जो एक जैसे कश्मीर के जो आतंकी हैं, उन आतंकियों को पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी का सिपाही कहता है और उन्हें क्रांतिकारी कहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने समय समय पर जम्मू कश्मीर में जो आतंकी मारे गए, जिन्होंने हथियार डालने से मना कर दिया, वापस आने से मना कर दिया, और जो लोग मारे गए, पाकिस्तान ने ऐसे आतंकियों को कश्मीर की आज़ादी का सिपाही, कश्मीर का क्रांतिकारी बताकर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और ऐसे ही सभी देशों में होता है। जैसे हमास इजराइल का जो आज ये झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अगर हमास ने यह भयंकर हमला नहीं किया होता तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ये सब कुछ होता ही नहीं। आज पूरा गाजा तबाह हो गया। इस तबाही के पीछे जिम्मेदार कौन है?
इस तबाही के पीछे हमास जिम्मेदार है। आतंकी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोषित आतंकी संगठन है, पूरे उस क्षेत्र की तबाही के लिए जिम्मेदार है। लेकिन बहुत सारे लोग हमास के समर्थक हैं। मैंने देखा हमारे देश में, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डीपी चेंज कर ली व्हाट्सएप पर, और उन्होंने अपनी डीपी में हमास के पोस्टर लगा दिए अपने देश में। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक आतंकी संगठन के सपोर्टर धर्म के नाम पर कहां से लाते हो इतनी धार्मिक कट्टरता, और क्यों लाते हो इतनी धार्मिक कट्टरता? क्या मिलेगा? हमास की तरीके से अपने भी और अपने देश का और अपने परिवार का सर्वनाश कर बैठोगे एक दिन। हमास को क्या मिला सिवाय सर्वनाश के? कुछ हासिल हुआ क्या? सिवाय सर्वनाश हासिल हुआ। ऐसे ही जो लोग हमारे देश में भी हमास के समर्थक हैं, मैं उनको भी यह मैसेज देना चाहता हूं कि बहुत गलत सोच है तुम्हारी अगर हमास के चक्कर में पड़े हो तो। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने हमास की डीपी लगा ली अपने देश में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। बहुत गलत चक्कर में पड़े हो। यह धर्मांधता, यह धार्मिक कट्टरवाद एक दिन तुम्हें भस्मासुर बना देगा। एक दिन तुम्हें भस्मासुर बना देगा। तुम खुद भी नष्ट होगे और अपने परिवार के विनाश का कारण भी तुम ही बनोगे। क्योंकि आतंक का कोई भी फॉर्मेट हो, उसका सपोर्ट किसी भी आधार पर नहीं किया जा सकता। और हमास तो हमारे देश का संगठन भी नहीं है, वो तो वहां दूर बैठा आतंकी संगठन है। उसको सपोर्ट कहां से किया जा रहा है? भारत से। मीटिंगें बुलाई गई, संगठनों की बैठकें बुलाई गई, उन संगठनों की बैठकों में हमास के प्रति समर्थन का प्रस्ताव पारित किया गया। कितने आतंकी मानसिकता पाले हुए लोग हैं इस देश में। यानी हमास जैसे आतंकी हमारे देश में ही छुपे हैं, हमास जैसे नासूर हमारे देश में ही छुपे हैं। पहचानना पड़ेगा इन्हें, दूरी बनानी पड़ेगी इनसे, क्योंकि ये तो भस्मासुर है। क्योंकि जिस दिन ये घटनाएं करेंगे उस दिन तो इनका सर्वनाश तय है, इनकी तबाही तय है। लेकिन जब ये भस्मासुर बनेंगे और ये तबाही लाएंगे तो आसपास का एरिया भी तो तबाह होगा। जो लोग इन्हें इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर इनके सपोर्टर हैं, इनके सहयोगी हैं, वो भी मारे जाएंगे। गेहूं के साथ घुन पिसता है, गेहूं के साथ घुन पिसेगा, स्वाभाविक सी बात है। इसलिए जो लोग इस देश में रहकर हमास जैसी विचारधारा का समर्थन करते हैं, हमें उनका कट्टर विरोधी होना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोग इस देश में रहने लायक नहीं है। इस देश में रहने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आतंकवाद और आतंकवाद के किसी भी फॉर्मेट का अगर कोई समर्थक है तो वह इंसानियत, मानवता और इस देश का दुश्मन है, और यह पूरे विश्व समुदाय के लिए शत्रु है, दुश्मन है। इसलिए ऐसे लोगों का समर्थन कदापि नहीं होना चाहिए। आप भी अपने आसपास पहचानो कि कौन लोग हमास की डीपी वाले लोग हैं, कौन लोग हमास के फेसबुक वॉलपेपर वाले लोग हैं। ऐसे लोगों से दूर ही रहना, क्योंकि वो तो अपना विनाश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी बुद्धि विनष्ट हो चुकी है, उनका तो सर्वनाश तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उनका सर्वनाश तो तय है। लेकिन अगर आप उनके आसपास मानवता और इंसानियत के नाम पर हैं तो गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। इसलिए आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। और वैश्विक स्तर पर इस जागरूकता का अभाव स्पष्ट रूप से लोगों के बीच देखा जा सकता है। वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग ने आतंकवाद को वैश्विक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले जब सूचना प्रौद्योगिकी के साधन नहीं थे, तब आतंकी हमले करने के लिए हमें एक बड़ा नेटवर्क चाहिए होता था, और उस बड़े नेटवर्क के माध्यम से हम आतंक का विस्तार करते थे, आतंक का प्रसार करते थे, आतंक का फैलाव करते थे। लेकिन अब रिमोट कंट्रोल टेररिज्म का युग है, अब साइबर टेररिज्म का युग है। इसलिए अब आतंक को वैश्विक बनाने के लिए वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने दूर बैठे आतंक की विचारधारा का प्रसार संभव बना दिया है, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना संभव बना दिया है, और इसने आतंकी घटनाओं को वैश्विक बना दिया है। और यही कारण है कि इसने दूर दराज क्षेत्रों से आतंकियों की भर्ती के लिए भर्ती एजेंट तैयार कर दिए हैं। जैसे आईएस आतंकी संगठन का भारत से कोई लेना देना नहीं, जब बना तो इराक और सीरिया का आतंकी संगठन था। लेकिन हमारे पास प्रमाण है कि भारत में ऐसे लोग हैं, भारत के ऐसे नागरिक हैं जो केरल से आते हैं, महाराष्ट्र के पुणे से आते हैं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आते हैं, जिनके प्रमाण हैं। मैं प्रमाण की बात केवल कर रहा हूं, जिनके साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनके एविडेंस उपलब्ध हैं। केरल, पुणे, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से लोग आईएस जैसे आतंकी संगठनों में शामिल होने के लिए विदेश गए। आज भी आईएस के कुछ आतंकी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, कहीं अफगानिस्तान की जेलों में बंद है, कहीं अन्यत्र बंद है। उसी में से एक महिला जो आईएस की आतंकी संगठन में भर्ती होने गई थी, वो आईएस की आतंकी संगठन थी, वो अफगानिस्तान की जेल में बंद है। उसके पिता को जब यह खबर लगी तो उसने भारत सरकार को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि मेरी बेटी वहां जेल में बंद है। अफगानिस्तान में अब तालिबान का शासन है, तालिबान दूसरा आतंकी संगठन रहा है, इसलिए तालिबानी आईएस आतंकियों को चुन करके मार रहे हैं, मेरी बेटी भी मार दी जाएगी, बचा लो उसे। लेकिन बेटी जब आईएस आतंकी बनने चली गई तब तो तुमने पुलिस को खबर दी नहीं, तब दे दिए होते कि मेरी बेटी आतंकी बन गई, तब तो खबर नहीं दी। अब तालिबानी मार देंगे इस चक्कर में भारत सरकार को लेटर लिख रहे हो कि मेरी बेटी को बचा लो। क्यों बचा लें? जैसी करनी वैसी भरनी, आतंकियों का अंजाम एक ही है, होने दो। क्यों बचा लें? नहीं बचाना चाहिए। तो भारत से ऐसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों में भर्ती के लिए लोग गए सूचना प्रौद्योगिकी के साधन की वजह से। सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों का प्रयोग कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, फेसबुक पेजेस बनाए गए हैं, जो धर्म के नाम पर निर्मित किए गए हैं, और धार्मिक कट्टरता, धर्मांधता के नाम पर वे युवाओं को, लोगों को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं कि वे आपको धार्मिक शिक्षा देंगे। धार्मिक शिक्षा देते देते वे आपको कब धार्मिक कट्टरता की ओर लेकर चले जाते हैं, आप इस बात का अनुभव नहीं कर पाते, और धीरे धीरे आपकी सोच को इंसानियत के बजाय आतंकी सोच में परिवर्तित कर देते हैं। और जब आपकी सोच इंसानियत के बजाय आतंकी सोच में परिवर्तित हो गई तो आतंकी संगठनों में शामिल होना आसान हो गया।
और इस तरीके से जाकिर नाइक जैसे बहुत सारे जो धर्म के नेता कहते थे अपने आप को, वे सब भारत में आतंकियों के भर्ती एजेंट थे, जो आतंकियों के भर्ती एजेंट के रूप में काम करते थे। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जितने अलगाववादी नेता थे, जो आज तक यासीन मलिक वगैरह जितने भी थे, मीरवाइज फारूक, यासीन मलिक, जितने भी अलगाववादी नेता थे, ये सब जम्मू कश्मीर में आतंकियों के भर्ती एजेंट थे। नतीजा ये है कि अब सब जेलों में बंद हैं। हालांकि पहले की सरकारों ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था और वे बड़े पैमाने पर अपनी स्वतंत्रता जम्मू कश्मीर में एंजॉय करते थे, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री उन्हें बुला करके और अपने घर पे खाना खिलाते थे। लेकिन अब सख्ती की गई है। नतीजा यह है कि ये जितने भी आतंकियों के भर्ती एजेंट थे, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया करते थे, अब उन सबको जेल में बंद कर दिया गया है। थोड़ी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो थोड़ा खराब है, क्योंकि बड़े वकील मिल जाते हैं ऐसे आतंकियों का मुकदमा लड़ने के लिए, और बड़े वकील मिल जाते हैं न्यायालय के सामने संदेह पैदा करके उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ी कमजोरी है, और नैतिकता और चरित्र का बहुत गंभीर पतन हो चुका है समाज में। इसलिए पैसे के लालच में जो बड़े बड़े वकील हैं, विदेशों से आतंकियों को बचाने के लिए करोड़ों की फंडिंग आती है, करोड़ों की फीस लेते हैं, क्योंकि इतनी फीस आम आदमी तो देगा नहीं देश में मुकदमा लड़ने के लिए। उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ पैसे मिल जाते हैं कि आतंकी बचना चाहिए। वकील ब्लैक मनी लेकर के, काला धन लेकर के, और ऐसे आतंकियों के पक्ष में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाता है। बाकी जो पैसे हैं हवाला के जरिए ले लेता है, कुछ लीगल मनी ले लेता है, ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए ले लेता है, बाकी हवाला के जरिए पैसे ले लेता है और आतंकियों के मुकदमे लड़ता है करोड़ों पैसे लेकर के, इस व्यवसाय के नाम पर कि मेरा तो प्रोफेशन है। लेकिन इस प्रोफेशन के नाम पर वह अपने चारित्रिक पतन को छिपा ले जाता है, और इस कारण से आतंक और आतंकियों का संरक्षण बड़े पैमाने पर हो जाता है। आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, वो व्यवहार में केवल और केवल कागजों में दिखलाई पड़ने लगती है, व्यवहार में खत्म हो जाती है। दूसरी ओर आतंकवाद अब एक वैश्विक कारोबार के रूप में फलता फूलता जा रहा है। आतंकवाद वैश्विक कारोबार के रूप में फलता फूलता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आतंकवादी संगठन अब बड़े सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करने लगे हैं। वे बाकायदा भर्ती एजेंट तैयार करते हैं, बाकायदा भर्ती करते हैं, आतंकियों को सल्ली देते हैं, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। वे बाकायदा हथियारों की तस्करी, नकली नोटों का कारोबार, ड्रग की तस्करी, मानव की तस्करी, इस तरीके के अवैध कारोबार करते हैं और इस अवैध कारोबार से धन क्रिएट करते हैं। आतंकवादियों को इस अवैध कारोबार में संगठित आपराधिक समूह मदद देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स मदद देते हैं। कैसे देते हैं वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आतंकवाद और संगठित अपराध के मध्य संबंध में पढ़ेंगे। क्योंकि संगठित आपराधिक गिरोह पूरे विश्व में उनका नेटवर्क फैला हुआ है, और इसलिए संगठित अपराध का सहारा लेकर के उन्होंने आतंकवाद को एक वैश्विक कारोबार के नेटवर्क के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर दिया है, और इसने आतंकवाद का वैश्विक विस्तार संभव बना दिया है। विगत वर्षों में धार्मिक कट्टरता में तेजी से वृद्धि हुई है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ा है, और यही कारण है कि धर्म की संकीर्ण, कट्टरवादी, अमानवीय व्याख्या करके लोगों को आतंक की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लोगों को कहा जाता है कि भाई अगर तुमने काफिरों की हत्या कर दी तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, तुमने काफिरों की हत्या कर दी तो 72 हूरें तुम्हारा स्वागत करेंगी, अगर तुमने काफिरों की हत्या कर दी तो जन्नत में अल्लाह तुम्हें खुद लेने आएंगे। न जाने कौन कौन सी तकरीरें देते हैं ये मौलवी, और इन तकरीरों के माध्यम से वे इस्लाम धर्म के युवाओं को आतंक की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कौन जन्नत नहीं जाना चाहता, कौन स्वर्ग नहीं जाना चाहता? स्वर्ग पाने की लालसा उन्हें नरक से भी बदतर जीवन दे देती है, क्योंकि कोई भी धर्म इंसानियत के विरुद्ध हत्या करना नहीं सिखाता। अगर किसी धर्म में ऐसी मान्यताओं को संरक्षण दिया जाता है तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो धर्म की गलत व्याख्या है। और धर्म की ऐसी गलत व्याख्याएं करके, क्योंकि कोई धर्म इंसानियत के अलावा कोई दूसरा पाठ नहीं पढ़ाता, अगर किसी धर्म में ऐसे पाठ पढ़ाए जा रहे हैं तो इसका मतलब वह धर्म का मूल पाठ नहीं है। बाद में धर्म के व्याख्याकारों ने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए उसे जोड़ा है। वो धर्म का मूल पाठ नहीं है। धर्म का मूल पाठ लोगों को आध्यात्मिक रास्ता दिखाता है। धर्म का मूल पाठ लोगों को नैतिकता के रास्ते पर ले जाता है, जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान हो सके। प्रत्येक धर्म का एक लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति, और ईश्वर की प्राप्ति मानव सेवा से मिलती है, मानव का कत्लेआम करके नहीं मिलती। इसलिए अगर धर्म के नाम पर यह कहा जाता है कि हमारे धर्म में ऐसा लिखा गया और काफिरों की हत्या करनी है, यह करना है, तो वो सब दकियानुसी, रूढ़िवादी, बेकार की बातें हैं। धर्म के व्याख्याकारों ने इसे अपनी सहूलियत के लिए इसे जोड़ा है। मूल धर्म में ऐसे कोई प्रावधान लिखे नहीं जा सकते, क्योंकि धर्म मानवता सिखाता है, धर्म इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, धर्म नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, धर्म ईश्वर की ओर ले जाता है, और बिना नैतिकता के आध्यात्मिकता नहीं आ सकती, बिना आध्यात्मिकता के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो अल्लाह हो, और चाहे वो भगवान विष्णु, शंकर और हनुमान जी, श्री राम, कोई भी हो। इसलिए जो धर्म की व्याख्याएं की गई हैं वो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। धार्मिक कट्टरता तेजी से फैलाई जा रही है, और इस धर्मांधता ने, इस रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ने विश्व को धार्मिक आतंकवाद की आग में झोंक दिया है। आज पूरा विश्व धार्मिक आतंकवाद का शिकार है। जितने भी बड़े आतंकी संगठन हैं, आईएस है, अलकायदा है, तालिबान है, बोको हराम है, लश्कर-ए-तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, हुजी है, जितने भी आतंकी संगठन है, सब एक धर्म की मान्यताओं पर बनाए गए हैं, एक धर्म की मान्यताओं पर निर्मित किए गए हैं, और उस धर्म की गलत व्याख्याओं को विस्तारित किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। इसलिए उस धर्म के व्याख्याकारों का यह दायित्व बनता है कि धर्म की ऐसी गलत व्याख्याओं का खंडन करें, क्योंकि यह उनके धर्म के लिए अंततः विनाशकारी साबित होगा, इंसानियत के लिए और धर्म के लिए विनाशकारी साबित होगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि धर्म के व्याख्याकार अपनी दुकानें चलाने के लिए ऐसा करने देना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि धर्म की सही व्याख्या होगी, धर्म की उचित व्याख्या होगी, धर्म की उदार व्याख्या होगी, तो हमारी धार्मिक कट्टरता की दुकान कैसे चलेगी, हमारी धर्मांधता, धार्मिक रूढ़िवाद की दुकान कैसे चलेगी। नतीजा यह है कि इसने वैश्विक आतंकवाद का रास्ता तैयार किया है, क्योंकि धर्म के आधार पर लोगों को जोड़ना आसान है। यही तो कारण है कि इराक और सीरिया के लिए लड़ने पुणे से चले जा रहे हैं, केरल से चले जा रहे हैं, आजमगढ़ से चले जा रहे हैं। गजब बात है भाई।
इससे भी बड़ी चिंता की बात आतंकवादी गतिविधियों में पढ़े लिखे लोगों का शामिल होना है। जब हम लोग उग्रवाद के कारणों की चर्चा कर रहे थे तो हम लोगों ने लिखा कि सामाजिक आर्थिक विकास का अभाव, सरकारी तंत्र की असफलता, सामाजिक अन्याय, शोषण, ये सब कारण रहे हैं जिसने उग्रवाद को बढ़ावा दिया। यही सब कारण आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के भी कारक रहे हैं। लेकिन आतंकवाद के प्रोत्साहन में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म नया फैक्टर है जो आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है, और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने में एक और नया फैक्टर है जो पूरी तरीके से अनडिजायरेबल है, अवांछित है, और वह है पढ़े लिखे लोगों का आतंकी संगठनों में शामिल होना और पढ़े लिखे लोगों का आतंक की विचारधारा को सपोर्ट करना। जैसे इस देश के बड़े बड़े मौलवी लोगों को, बड़े बड़े, मैंने बहुत सारे देखा जो सिविल सर्विस की तैयारी करते बच्चे हैं, उन्होंने हमास के फेवर में अपनी डीपी लगा ली। सिविल सर्विस वालों की मैं बात बता रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों का यह हाल है, हमास के फेवर में अपनी डीपी लगा ली। जो पेशे से इंजीनियर हैं, जो पेशे से डॉक्टर हैं, वे सब इस प्रकार की कट्टरपंथी और जिहादी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। मेहदी मसरूर को 2014 में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगाह पर टारगेट किया गया और उसे अरेस्ट किया गया बेंगलुरु में। वो एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था, लाखों का पैकेज था, लेकिन वो आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट हैंडलर था। आईएसआईएस का जो आतंकी संगठन है उसका ट्विटर अकाउंट भारत से हैंडल किया जा रहा था, और मेहदी मसरूर जो भारत का नागरिक है, भारत का निवासी, भारत का नागरिक, लाखों का पैकेज, मंथली लाखों का पैकेज, प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करते करते पर्दे के पीछे से वो आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट चीफ था, ट्विटर अकाउंट हैंडल करता था। 2014 में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की इनपुट पर सुरक्षा बलों ने उसे अरेस्ट किया, उसे गिरफ्तार किया। और कितना पढ़ा लिखा चाहिए, भाई इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लाखों का पैकेज है। लोग कहते हैं सामाजिक आर्थिक विकास का अभाव, पैसा नहीं होगा तो लोग आतंकी बनते हैं। यहां तो लाखों का पैकेज था, तब वो आतंकी था। जाकिर नाइक अपने आप को डॉक्टर जाकिर नाइक लिखता है, अपने आप को धर्म का व्याख्याकार कहता था, पीएचडी, एनजीओ चलाता था, और बहुत सारे हमारे देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो है, क्योंकि अपने आप को धर्म के व्याख्याकार के रूप में प्रमोट करता था। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया कि यह आतंकी संगठनों का भर्ती एजेंट है, क्योंकि धर्म की व्याख्या के नाम पर युवाओं को कनेक्ट करता है और उनमें से कुछ को फिल्टर करता है, अपने करीब लाता है, और उनमें धार्मिक कट्टरता का विकास कर उन्हें आतंकी बना देता है। और इस तरीके से भारत के युवाओं को जानबूझकर आतंकी बनाया जा रहा है, जिससे भारत में आतंक की फैक्ट्री विकसित की जा सके। हमास का समर्थन करने वाले लोगों में इस देश के तमाम पढ़े लिखे लोग शामिल थे। यह समझ से परे है, यह समझ से परे है कि समाज का पढ़ा लिखा वर्ग आतंकियों का समर्थक कैसे हो सकता है, आतंकवाद का समर्थक कैसे हो सकता है। अगर समाज का पढ़ा लिखा वर्ग आतंकवाद और आतंकियों का समर्थन करेगा तो फिर आतंक के विरुद्ध लड़ाई तो कमजोर हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भाई लोग पढ़े लिखे, समझदार बने, और पढ़ने लिखने के बाद आतंकी बने, ये तो कोई नहीं चाहता। और हमारे देश में लोग पढ़ने लिखने के बाद आतंकी बन रहे हैं। जब बाटला हाउस कांड हुआ दिल्ली में, बाटला हाउस में कुछ आतंकी मारे गए। उस बाटला हाउस कांड में आतंकियों के समर्थन में पूरा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय उतर आया, पूरा जामिया मिलिया, क्योंकि उसी के बगल का इलाका है। जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया में कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई, सब पढ़ने वाले बच्चे ही तो हैं, टीचर्स पढ़ने वाले लोग ही तो हैं। लेकिन उन आतंकियों के समर्थन में उतर आए, पत्रकार उतर आए, राजनीतिक दलों को तो जाने दो, मैं किसी काम का नहीं मानता। किस्मत अच्छी है कि वो राजनीतिक दल के बड़े नेता बन जाते हैं, अन्यथा वोट बैंक के लिए तो उनको अपना देश भी बेचना पड़े, अपना परिवार भी बेचना पड़े, तो वो बेचने के लिए तैयार है, मुझे लगता है। बहुत सारे राजनेता बाटला हाउस कांड में आतंकियों के समर्थन में खड़े हो गए, फेवर में खड़े हो गए। मीडिया का एक वर्ग, बहुत सारे पत्रकार, आज उनमें से कुछ पत्रकारों के लाखों फॉलोअर हैं, करोड़ों फॉलोअर हैं, कुछ पत्रकार बाटला हाउस कांड में उस आतंकियों के फेवर में खड़े हो गए कि बच्चे हैं, आतंकी नहीं है। जबकि उन्हीं में से जो एक भाग गया था, सारे मारे गए, एक दो भाग गए थे, उसने जाकर के यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड किया कि इंशाअल्लाह मैं उस घटना से बचाया, जिंदा बचाया, अल्लाह ने मेरा साथ दिया। लेकिन अब मैंने अपने को और ताकतवर बनाने के लिए, उस समय हमारे पास ताकत कम थी, हमारे कुछ साथी मारे गए, लेकिन हमने अपने आप को और ताकतवर बनाने के लिए आईएस ज्वाइन कर लिया है। अब मैं वापस भारत आऊंगा और अपने साथियों की मौत का बदला लूंगा सरकार से और उन पुलिस वालों से। यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है इसका। तो ये जो आतंक का फॉर्मेट बदला है, जहां पढ़े लिखे लोग आतंकी बन रहे हैं, ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। और इन सारी प्रवृत्तियों ने मिलकर के आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को बेहद कमजोर बना दिया है। क्योंकि आतंकवाद का जैसे जैसे ये ट्रेंड बदले हैं, आतंकवाद के जो हम लोगों ने पढ़े, आतंकवाद के ये जो बदलते हुए ट्रेंड हैं, ये आतंकवाद के प्रति, पूरी वैश्विक आतंकवाद के प्रति हमारे लिए एक गंभीर चिंता का प्रदर्शन करते हैं। और जब तक हम इन सारी प्रवृत्तियों पर कठोर तरीके से विराम नहीं लगा पाएंगे, तब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो पाएगा। पूरे विश्व को एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा, पूरे विश्व को एकजुट होकर के आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तभी वैश्विक सहयोग के बिना, लोगों की जागरूकता के बिना ये संभव नहीं। कैसे जागरूक बनाए? हम ये सोचते हैं कि पढ़ा लिखा वर्ग जागरूक होता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग आतंकी बन रहे हैं, तो समस्या ये सबसे बड़ी चिंताजनक है और गंभीर है। लिखो, वैश्विक आतंकवाद, प्रवृत्तियां एवं चिंताएं। लिखो, विगत वर्षों में वैश्विक आतंकवाद भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता रहा है, भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता रहा है। पॉइंट में लिखते हैं ना, इसको पहला पॉइंट बना लो। भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता रहा है आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप संपूर्ण विश्व
संपूर्ण विश्व और मानव जाति के लिए खतरा बना हुआ है। संपूर्ण विश्व और मानव जाति के लिए खतरा बना हुआ है। आतंकवाद की प्रवृत्ति निरंतर परिवर्तित हो रही है। आतंकवाद की प्रवृत्ति निरंतर परिवर्तित हो रही है। और दूसरी ओर आतंकवाद का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित सहयोग का अभाव दिखलाई पड़ रहा है। अपेक्षित सहयोग का अभाव दिखलाई पड़ रहा है। दूसरा पॉइंट लिखो, आतंकवाद के समापन में संयुक्त राष्ट्र की प्रभावी भूमिका का भी अभाव रहा है। संयुक्त राष्ट्र की प्रभावी भूमिका का भी अभाव रहा है। इसने आतंकवाद के लिए कार्य योजना तो निर्मित की है, किंतु यह अभी तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं कर सका है। आतंकवाद की अंतर्राष्ट्रीय सर्वमान्य परिभाषा के अभाव के कारण आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाइयां कमजोर हो जाती हैं। अगला पॉइंट लिखो, आतंकवाद एवं आतंकवादियों के संबंध में सभी देशों के बीच सहमति का अभाव है। किसी देश के आतंकी को दूसरा देश क्रांतिकारी के रूप में संबोधित करने लगता है। जैसे कश्मीर के आतंकियों को पाकिस्तान आजादी का सिपाही कहता है। अगला पॉइंट, एक देश दूसरे देश में आतंकवाद को प्रोत्साहित करता रहा है। जैसे भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद। अगला पॉइंट, आतंकवाद के समापन के प्रति सभी देशों के मध्य औपचारिक या सैद्धांतिक सहमति निर्मित होती है। किंतु व्यावहारिक धरातल पर सहयोग का अभाव दिखलाई पड़ता है। जैसे चीन आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही में भारत के साथ औपचारिक समझौते करता है। लिखित होते हैं। भारत के साथ औपचारिक समझौते करता है। किंतु दूसरी ओर पाकिस्तान के आतंकियों को भारत में हमले करने के लिए संरक्षण प्रदान करता है। अगला पॉइंट लिखो, सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने आतंक के वैश्विक विस्तार को तीव्र बनाया है। और इसने साइबर आतंकवाद जैसे आतंक के नए रूप को जन्म दिया है। साइबर आतंकवाद जैसे आतंक के नए रूप को जन्म दिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विगत वर्षों में धार्मिक कट्टरता में तीव्र वृद्धि हुई है। बढ़ती हुई धर्मांधता ने राष्ट्र की सीमाओं से परे जाकर दूर जाकर आतंकवाद के विस्तार में योगदान दिया है। जैसे
भारत में, जैसे भारत से कुछ युवाओं का आईएस आतंकी संगठनों में शामिल होना, भारत से कुछ युवाओं का आईएस आतंकी संगठनों में शामिल होना और हमास के पक्ष में भारत में प्रदर्शन करना, और हमास जैसे आतंकी संगठनों के पक्ष में भारत में प्रदर्शन करना, हमास जैसे आतंकी संगठनों के पक्ष में भारत में प्रदर्शन करना। अगला पॉइंट लिखो। अधिक चिंता का विषय यह है, अधिक चिंता का विषय यह है कि शिक्षित वर्ग के लोगों का, शिक्षित वर्ग के लोगों का आतंकवाद के प्रति आकर्षण बढ़ा है, शिक्षित वर्ग के लोगों का आतंकवाद के प्रति आकर्षण बढ़ा है। विगत वर्षों में नई प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, विगत वर्षों में नई प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, यह नई प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक इत्यादि प्रबुद्ध वर्ग, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक इत्यादि प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी या प्रबुद्ध वर्ग के लोग या तो आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं, या तो आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं, या आतंकी संगठनों को सहयोग देते रहे हैं, या आतंकी संगठनों को सहयोग देते रहे हैं। जैसे भारत के पढ़े लिखे वर्ग, एक वर्ग के द्वारा, जैसे भारत के एक पढ़े लिखे वर्ग के द्वारा हमास के समर्थन में, हमास के समर्थन में प्रदर्शन करना या अपना पक्ष रखना, आईएस के ट्विटर अकाउंट, आईएस के ट्विटर अकाउंट को भारत के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा, आईएस के ट्विटर अकाउंट को भारत में रहकर भारत के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा संचालित किया जाना, संचालित किया जाना। अगला पॉइंट लिखो। आतंकवाद के वैश्विक विस्तार ने, आतंकवाद के वैश्विक विस्तार ने आतंकवाद को, आतंकवाद के वैश्विक विस्तार ने आतंकवाद को एक उद्योग, एक उद्योग या आर्थिक कारोबार के रूप में परिवर्तित कर दिया है, एक उद्योग या आर्थिक कारोबार के रूप में परिवर्तित कर दिया है। घोषित रूप से आतंकी संगठन बनाए जाते हैं, घोषित रूप से आतंकी संगठन बनाए जाते हैं। आकर्षक पैकेज पर युवाओं की भर्ती की जाती है, आकर्षक पैकेज पर युवाओं की भर्ती की जाती है। भर्ती एजेंट निर्मित किए जाते हैं, भर्ती एजेंट निर्मित किए जाते हैं और सोशल मीडिया पर इनका प्रचार प्रसार किया जाता है, और सोशल मीडिया पर इनका प्रचार प्रसार किया जाता है। अगला पॉइंट लिखो। संगठित अपराध, संगठित अपराध का नेटवर्क पूरे विश्व में फैला है, संगठित अपराध का नेटवर्क पूरे विश्व में फैला हुआ है। अतः इसने आतंकवाद को, अतः इसने आतंकवाद को वैश्विक बनाने में योगदान दिया है, वैश्विक बनाने में योगदान दिया है। अगला पॉइंट। आतंकवाद की प्रकृति, आतंकवाद की प्रकृति या प्रवृत्ति निरंतर परिवर्तित होती रही है, निरंतर परिवर्तित होती रही है। जैसे लोन वुल्फ आतंकवाद, जैसे लोन वुल्फ टेररिज्म लिखा हम लोगों ने, अर्थ पहले पढ़ लिया है। अगला पॉइंट लिखो। कभी कभी मानवाधिकारों के नाम पर आतंकवादियों का बचाव करने का प्रयत्न किया जाता है, जो हमारे देश में बड़े बड़े वकील करते हैं। कभी कभी मानवाधिकारों के नाम पर आतंकवाद का बचाव करने या संरक्षण देने का प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आतंकवाद के इस विस्तार को रोकना आवश्यक है, आतंकवाद के इस विस्तार को रोकना आवश्यक है। आतंक का यह विस्तार वैश्विक सहयोग के बिना रोका नहीं जा सकता, आतंक का यह विस्तार वैश्विक सहयोग के बिना रोका नहीं जा सकता। अतः आतंक की रोकथाम के लिए, आतंक की रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर सामूहिक चिंतन, वैश्विक स्तर पर सामूहिक चिंतन, सामूहिक प्रतिबद्धता, सामूहिक प्रतिबद्धता और सामूहिक कार्य क्षमता, और सामूहिक कार्य क्षमता को प्रदर्शित करना होगा, सामूहिक कार्य क्षमता को प्रदर्शित करना होगा। तो ये हो गया वैश्विक आतंकवाद। अब आतंकवाद के कारण लिख लो, सारे कारण वही हैं जो हम लोगों ने उग्रवाद में लिखे हैं, वाम उग्रवाद में लिखे हैं। दो एक बढ़ जाते हैं यहाँ पर, तो केवल उसी दो एक को लिखाने के लिए लिखा रहे हैं, तो बाकी छोटे छोटे में लिख लो। हेडिंग लिखो आतंकवाद का कारण, आतंकवाद का कारण। पहला पॉइंट लिखो सामाजिक आर्थिक विकास का अभाव, सामाजिक आर्थिक विकास का अभाव। दूसरा पॉइंट लिखो सिविल प्रशासन की क्षमता का अभाव,
सिविल प्रशासन की क्षमता का अभाव। नेक्स्ट पॉइंट, कानून व्यवस्था की कमजोर स्थिति। कानून व्यवस्था की कमजोर स्थिति। अगला पॉइंट, लोगों में जागरूकता का अभाव। लोगों में जागरूकता का अभाव। अगला, धर्मांधता या धार्मिक कट्टरता का विस्तार। एक ही धर्म के नाम पर पूरे विश्व में आतंकवाद है, तो उस धर्म के व्याख्याकारों को सोचना होगा। इस्लाम धर्म के नाम पर पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, तो उस धर्म के लोगों को और उस धर्म के व्याख्याकारों को स्वयं सोचना होगा कि कैसे हम अपने धर्म को इस बुराई से मुक्ति दिलाएं, वरना पूरे वैश्विक स्तर पर यह आलोचना का केंद्र बन जाता है। तो सोचना पड़ेगा। लिखो, धर्मांधता या धार्मिक कट्टरता का विस्तार। धर्मांधता या धार्मिक कट्टरता का विस्तार। अगला, संगठित अपराध। संगठित अपराध। अगला, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, साक्षर लोगों के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा आतंकवाद का समर्थन। धर्मांधता के नाम पर है और कोई रीजन नहीं है, धार्मिक कट्टरता के नाम पर है कि जन्नत मिलेगी, बदतर हुरे मिलेंगी, न जाने क्या क्या फर्जी फर्जी बातें की जाती हैं। अगला पॉइंट लिखो, संगठित अपराध लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग। अगला पॉइंट, सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और कारोबार। सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और अवैध कारोबार। सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और अवैध कारोबार और दूसरे देश की भूमिका। अगला पॉइंट, दूसरे देश की भूमिका। तो ये आतंकवाद के कारण हैं जो हम लोगों ने लिखे। अब भारत में आतंकवाद की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन समय चूंकि 10-12 मिनट ही बचे हुए हैं, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। चैट ऑन ही रहता है आजकल। के बाद अब कल हम लोग, कल सैटरडे है ना, कल की क्लास की टाइमिंग थोड़ी चेंज करनी होगी, क्योंकि सुबह के समय पर